हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 का जो चैप्टर हम कर रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हमने देखा था कि किस तरीके से हम यूएसए को कॉम्पिटिट करने के लिए अल्टरनेटिव सेंटर्स देख रहे थे। अल्टरनेटिव सेंटर्स कह दो या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कह दो, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि यूरोप की जो 27 कंट्रीज थी वो किस तरीके से साथ मिलकर 27 एट प्रेजेंट में ब्रिटेन का एग्जिट होना मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख लेना। आज थोड़ा सा डीपली यूरोपीय यूनियन को बता दूंगी कि स्ट्रेंथ क्या है यूरोपीय यूनियन की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से यूएस को कॉम्पिटिट किया है और आगे कर रहा है। और साथ साथ हम ये देखेंगे आशियान। मैंने सारा आपका जो फर्स्ट वीडियो था सारा ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम आशियान को डीपली देखेंगे और यूरोपीय यूनियन के कुछ पार्ट्स हैं वो मैंने रिटर्न में दिए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो आप। और यूरोपीय यूनियन, आसियान और ब्रिक्स का मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन मैंने आपको बताया था कि पहले 1951 में नाम क्या था, कोल एंड स्टील करके कॉर्पोरेशन करके कम्युनिटी करके हमने इसका नाम देखा था। देन उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि मार्शल प्लान कैसे आया, मार्शल प्लान के साथ साथ कैसे यूरोपियन कंट्रीज को अपना वेलफेयर करना था और अपना भला करते हुए कैसे आगे बढ़ना था, ये हमने सारा देखा था। अगर मैं बात करूं कि यूरोपीय यूनियन आपका कौन सी ट्रीटी से नाम पड़ा, तो हमने देखा मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी पे साइन किए तो वो आपका आपका यूरोपीय यूनियन बना। फिर हमने देखे थे यूरोपीय यूनियन की जो करेंसी है वो कैसे यूएस डॉलर के लिए थ्रेट है, यूरोपीय यूनियन जो है वो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी इकोनॉमिक काउंसिल क्या, उसका अपना फ्लैग क्या, एंथम क्या, ये सारा हम कर चुके थे। थोड़े मैंने पॉइंट्स आपको लिखे हैं कि ये किस तरीके से वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी में से एक होता जा रहा है, आगे आता जा रहा है। यूरो इज द थ्रेट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसकी करेंसी है यूरो, वो किस तरीके से अमेरिकी यूएस डॉलर के लिए थ्रेट होती जा रही है। अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड की बात करूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको किसी को कॉम्पिटिट करना है तो आपको मनी से स्ट्रांग होना पड़ेगा, और मनी से स्ट्रांग करने के लिए आपका ट्रेड अच्छा होना चाहिए, आपके पास पैसे आने चाहिए। तो लार्ज शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में विश्व व्यापार जो होता है उसमें इसका लार्ज शेयर होता है। टू परमानेंट मेंबर, यहां मैंने लिखे टू परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हुआ था, इसको ब्रेग्जिट बोलते हैं। लेकिन पहले आप बताओगे, उसके बाद आप बताओगे किस तरीके से जो ब्रिटेन था वो एग्जिट हुआ। तो टू परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, यूके एंड फ्रांस। सिक्योरिटी काउंसिल है जो आपकी यूएन की, उसमें जो है वो दो परमानेंट मेंबर हैं, यूके और फ्रांस। अभी मैंने बता दिया कि आपका जो यूके है वो निकल चुका है। में रिड्यूस ऑफ वन आफ्टर ब्रेग्जिट, कह रहे हैं एक रिड्यूस हुआ है ब्रेग्जिट के बाद। मैंने लाइन इसीलिए आपको यहाँ पे लिख भी दी है ना। सेवरल नॉट परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे जो 5 होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। वो आपके किस तरीके से 2 इयर्स बाद जो होते रहते हैं, आपने यूएन वाले चैप्टर में देखा है। तो बताया हुआ है कि और भी जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स कंट्री हैं वो आपकी नॉन परमानेंट मेंबर भी होती रहती हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यूरोपीय यूनियन की जो अपनी मिलिट्री है वो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड नंबर पे है जो इसकी मिलिट्री है। अगर मैं बात करूं कि यूके और फ्रांस जो है वो न्यूक्लियर पावर भी है, तो यूरोपीय यूनियन के पास ऐसी कंट्रीज भी हैं जो न्यूक्लियर पावरफुल। अगर आपको याद हो तो एनपीटी आपने पढ़ा था फॉरेन पॉलिसी वाले चैप्टर में, टर्म फर्स्ट में, जिसमें आपने देखा था टर्म फर्स्ट में एनपीटी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपकी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन थे वो कंट्रीज इनमें इंक्लूडेड थी, बाकियों को इसने सिग्नेचर के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो पड़ी थी उसमें 5 परमानेंट मेंबर, तो इसीलिए बोला है कि इनके पास जो है वो न्यूक्लियर पावरफुल भी है कंट्रीज, उनके पास अपने परमाणु हथियार भी है। तो यूरोपीय यूनियन की ये स्ट्रेंथ पड़ी। ये इस टाइप में देखो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि यूरोपीय यूनियन को क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। तो यूरोपीय यूनियन की कंट्री देख ली हमने, उसका एंथम देख लिया, उसने किस तरीके से वर्क किया है इकोनॉमी सेक्टर में वो देखा हमने, कैसे लार्जेस्ट इकोनॉमी आती रहती है वो देखा हमने, करेंसी कैसे, इवन मैंने आपको इसमें
पासपोर्ट भी बताया था कि किस तरीके से एक कंट्री का पासपोर्ट मिलने पे जिससे कि बाउंड्रीज को कम किया जा सके। तो ओवरऑल मैंने ये बता दिया। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा कि यूरोपीय यूनियन को क्या ऐसी चीजें हैं जो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, या आप यूरोपीय यूनियन को किस तरीके से इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि वो यूएस के लिए एक थ्रेट है या यूएस को कॉम्पिटिट करने के लिए इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। वहीं अगर मैं बात करूं आसियान, आसियान की फुल फॉर्म की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैप मेरा अच्छा नहीं है बट थोड़ा सा देखेंगे, आपको बुक में ऑलरेडी दे रखा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बुक के बाद बुक से गो थ्रू आप जरूर हो। देखो ये इंडिया है, जस्ट मैंने ऐसे बताया क्योंकि इंडिया का जो नेबर है आप यहाँ पे देखते हो, आपका कौन सी कंट्री आती है, म्यांमार आती है। तो अगर हम आसियान का देखें कि आसियान में जो म्यांमार है वो इंडिया की नेबर है, तो वहीं से आपका शुरू हो जाएगा। यहीं पे आपके फिलीपींस, लाओ, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज इस साइड आएंगी। अब फिर से अगर किसी का आप पढ़ रहे हो तो उसकी हिस्ट्री आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जितनी भी ये साउथ ईस्ट की कंट्रीज रही हैं, इस पर यूरोप की कंट्री है उनका और जापान का रूल रहा है ना, हम कॉलोनीज रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम, जापान ने भी अपनी, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर देखोगे तो जापान का क्या था, जापान ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, साम्राज्यवादी नीति थी, एम्पेरलिज्म की थी, अपना साम्राज्य एक्सटेंड करो। तो उस टाइम पर ये जो कंट्रीज थी ये किसके अंडर में रही थी, जापान या यूरोपियन कंट्रीज के अंडर में। तो ये देखा हमने। उसके बाद इनके सामने क्या था कि किस तरीके से फ्री हुई है, फ्री होने के बाद अपना बेटर डेवलपमेंट, अपनी इकोनॉमी को, अपने सोशल को, अपने पॉलिटिकली डेवलपमेंट कैसे कर पाती है। अगर मैं आसियान की बात करूं तो हमने देखा कि आसियान कंट्रीज कैसे कैसे, अगर मैं थोड़ा सा डीपली जाऊं तो हमने देखा था वांडुंग कॉन्फ्रेंस, और उस वांडुंग कॉन्फ्रेंस से हमने देखा था किस तरीके से नैम बना था, और उस नैम में हमने देखा था कि इंडोनेशिया भी पार्टिसिपेटेड था, किस तरीके से फ्री कराना। और फिर वांडुंग कॉन्फ्रेंस में फिर ये बात कर लेना कि हमें क्यों ना नैम बनाना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो वर्ल्ड दो में डिवाइडेड था उनके किसी एक ग्रुप पे ना जाकर के अपना सेल्फ इंडिपेंडेंस रखना, अपने सेल्फ रूल लेना। तो यहां से अगर हम शुरू करें तो उसके बाद इन्होंने क्या सोचा, आसियान कंट्रीज थी कि अब हम कुछ अपना भी वेलफेयर करते हैं, इसलिए इन्होंने आसियान बनाया। आसियान की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर मैं बात करूं कब बनी, 1967। कौन सी कॉन्फ्रेंस में, आपकी बैंकॉक डिक्लेरेशन में। ये याद रखोगे, यूरोपीय यूनियन मैंने आपको बताया मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से, यूरोपीय यूनियन जब आपका साइन हुआ 1990s में, जिसमें आप 91 92 का ईयर देखोगे, वो कौन सी ट्रीटी से साइन हुआ, आपका मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से। और ये कौन सी डिक्लेरेशन से हुआ, इट्स अ बैंकॉक डिक्लेरेशन। मैंने यहाँ लिखा है 90, और ये कैसा है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप याद रखोगे, ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और 1976 में इन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया जो कि जकार्ता में है, लिख सकते हो यहाँ पे, लिख लेना आप लोग, जकार्ता में है इनका हेडक्वार्टर जो है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1967 में जब आपका आसियान बना तो उसमें सिर्फ आपकी 5 कंट्रीज थी, और उस 5 कंट्रीज के बाद धीरे धीरे और 5 आई, तो एट प्रेजेंट में इसकी 10 कंट्रीज है। आगे देखते हैं हम इसमें कौन कौन सी 5 कंट्रीज थी जो इसकी फाउंडेड किया, जो फाउंडर रही है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। उसके बाद धीरे धीरे मर्ज हुई, जैसे ब्रुनेई 1984 में मर्ज हुआ, वियतनाम 1995 में, लाओस 1997 में, म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया 1999 में। ये कंट्री जो है मेंबर कंट्रीज है। तो आप, आंसर मैं ये क्यों लिखा है, मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं। अगर आप इतना पढ़ते हो तो आपको क्लियर होगा कि आपको अपना आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। देखो किसी भी चीज का होने का ऑब्जेक्टिव तो होते ही है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जब सारी कंट्री मिली तो इन्होंने कहा हम किस किस, मैंने बता दिया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना ये, इकोनॉमी तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए ना कहीं पे, आएगी तो है ही इकोनॉमी। देखो अपनी कंट्री में शांति रखना होगा, मेन मोटिव है ना, सॉवरेनिटी होगा, भाई कोई इंटरफेयर ना करे, अपनी बाउंड्रीज में पीस रखना होगा, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना होगा, अपने ट्रेड को बढ़ाना होगा। माइंड में इतना रखना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगे वो इनमें से एक ना एक काम तो करेगा ही करेगा, आपस में कॉपरेट करेंगे, अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपने लोग इधर से उधर जाएंगे लेकिन कॉपरेट करेंगे,
युद्ध तक की कोई नौबत नहीं आएगी, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेसिव, कल्चरल डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। आप मेन आपको वर्ड ये आना चाहिए जब भी आप आंसर को लिखोगे कि आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है आसियान। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, फेथ इन यूएन चार्टर टू प्रमोट रीजनल पीस, अपने एरिया में पीस के लिए। अब मैं अगर बात करूं, इसको आप एक्सप्लेन करोगे आपको समझ आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी, सोशल समाज को किस तरीके से वेल करना था, अच्छा करना था, वो सारा देखोगे। कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर को बढ़ावा दो, एक जगह से दूसरी जगह जब संस्कृति वाले लोग आएंगे जाएंगे तो कल्चर बढ़ेगा, और जितने लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दी जाए कल्चर में। और फेथ इन यूएन चार्टर, यूएन के जो चार्टर है जिसमें बोला गया है कि एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करना है, किसी की सॉवरेनिटी को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, किसी के ह्यूमन राइट को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, वो सारा जो यूएन चार्टर में है उसको भी रिस्पेक्ट करना है। रीजनल पीस, शांति रखोगे अपने एरिया में, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दोगे आप, ये हो गया। 3 पिलर आपकी बुक में दिए गए हैं कि 3 पिलर क्या है आसियान के। अगर मैं 3 पिलर की बात करूं तो 2003 में आपके 3 पिलर्स जो है आए थे। फर्स्ट इज आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। देखो सिंपल से याद रखना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करोगे, सुरक्षा प्रोवाइड करोगे तो सिक्योरिटी किस वे में दोगे भाई, वॉर नहीं होना चाहिए, किस तरीके से हमें वॉर होगा तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ये सारा आएगा इसमें। और इसी को देखते हुए आपका क्या बनाया गया, ARF रीजनल फॉर्म। रीजनल फॉर्म किस लिए आया है, बाउंड्री जो वॉर वगैरह होंगे उसको कंट्रोल करोगे। आसियान वे भी पढ़ोगे आपकी, क्या था आसियान वे। देन अगर मैं बात करूं आसियान इकोनॉमिक, इकोनॉमी में ट्रेड जो होगा वो किस तरीके से फ्रीली ट्रेड करना है, वो सारा आएगा आपका। सोशियो कल्चर कम्युनिटी, सोशियो कल्चर में समाज में जो सोसाइटी है उसको कैसे वेल करना है, कल्चर जो संस्कृति है उसको कैसे बढ़ावा देना है। इस तरीके से देखते हुए आसियान जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। और बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे आसियान जो जिस जगह पे है वहां पे मोस्ट ऑफ द जो कंट्रोल है वो चाइना का, 80% कंट्रोल आप देख लो कि किस तरीके से चाइना का। उसके बाद आप देखोगे एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया का कैसा चल रहा है। देखो सिंगापुर वगैरह जो है ना वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है, तो उससे हमारा ट्रेड वेड चल रहा है, और देख ही रहे हो इंडिया से बिल्कुल पड़ोस में ही है, तो इंडिया के रिलेशन जो है वो बेटर है। और कंट्रोल आप चाइना का देख ही रहे हो कि चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में 80% जो है मोस्ट ऑफ द वाटर पे अपना कंट्रोल रखता है। ये तो रही आपकी आसियान की बात। आपको लगा होगा ये इतना सा है, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखना शुरू करोगे और ये जो मेन पॉइंट है इनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम ने हमें की पॉइंट बता दिया, उसको एक्सप्लेन करना है। और देखो मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ साथ साथ, लेकिन आपको मैंने रिटर्न में नहीं दिया है ना, क्योंकि एक बार बुक से गो थ्रू हो ना, जो बात मैंने बोली है अगर वो सुनोगे तो भी आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। वहीं अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, ब्रिक्स मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ब्रिक्स जो है वो रशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2008 में, तब बातचीत हुई थी कि ऐसे ब्रिक नाम की कोई चीज, ब्रिक बोला मैंने, ऐसे नहीं लगाया मैंने, ब्रिक। तो 2008 में बात हुई थी, फिर इसकी मीटिंग जो है वो 2009 में हो गई थी। 2010 में हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका जो था वो किस तरीके से इसमें मर्ज हुआ। अब ब्रिक की अगर मैं बात करूं, बी से आपका इसमें नाम से ही इसका पूरा हो रखा है। बी से आपका क्या हो जाएगा, ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और मैंने आपको एस से बता दिया साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका मैंने बता दिया कि आपका 2010 में साउथ अफ्रीका जो है वो मर्ज हुआ। अगर मैं ब्रिक की बात कहूं कि ये नाम किसने दिया, तो जिम ओ निल के थ्रू ये ब्रिक्स जो था वो नाम दिया गया। ब्रिक्स एस बाद में आया 2010 में। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2008 में पहले रशियन कॉन्फ्रेंस में बात हुई, बनाना चाहिए, 2009 में इसकी मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद इसके मेंबर्स मैंने बता दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं इनके लीडर्स बताऊंगी कि कौन सी कंट्री से किसने पार्टिसिपेट किया इसकी फर्स्ट मीटिंग में, और इवन अभी तक कितनी हो गई है। देखो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, कुछ डाउट हो कमेंट में जरूर बताना मुझे। अब ये ब्रिक्स का अगर आप रिटर्न में चाहते हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी ब्रिक्स का रिटर्न में, और चाइना का कि चाइना जो है वो किस तरीके से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, उसने प्राइवेटाइजेशन कैसे किया